चलिए, आज जरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब सेल के फाइनेंशियल्स को करीब से देखते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बड़े बड़े आंकड़े हैं ना, इनके पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। तो शुरुआत करते हैं 1 लाख करोड़ की कहानी से। सुनने में तो ये बहुत बड़ा नंबर लगता है ना, लेकिन ये नंबर अपने साथ कुछ उससे भी बड़े सवाल खड़े करता है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 में सेल की ग्रॉस सेल्स थी 1,01,716 करोड़ रुपए। मतलब ये आंकड़ा बताता है कि कंपनी का ऑपरेशन कितना कितना ज्यादा विशाल है। बहुत ही बड़ा नंबर है ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इतना जबरदस्त रेवेन्यू इतनी जबरदस्त प्रॉफिट की गारंटी भी देता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, आज की सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें पिछले 1 दशक का पूरा सफर देखना पड़ेगा, जो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। और ये समझना जरूरी है क्योंकि स्टील इंडस्ट्री साइक्लिकल होती है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये देखिए, ये है पिछले 10 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा। अब जरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली लाइन पर नजर डालिए। साफ दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में कितने जबरदस्त उतार चढ़ाव आए हैं। एक साल बम्पर मुनाफा तो अगले ही साल भारी नुकसान। बस यही है स्टील इंडस्ट्री का साइक्लिकल नेचर, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इस प्रॉफिट के रोलर कोस्टर को थोड़ा और सिंपल तरीके से देखते हैं। ये बार चार्ट देखिए। FY18 में कंपनी को हुआ 2,833 करोड़ का घाटा। फिर आया FY22, जब हुआ 12,015 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट, मतलब पीक पर। और आज FY25 में प्रॉफिट है 2,148 करोड़। ये ग्राफ एकदम साफ साफ दिखाता है कि स्टील के बाजार में टिके रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन इस पूरे रोलर कोस्टर के बीच एक बहुत अच्छी बात भी है। वो ये कि कंपनी की नेटवर्थ लगातार बढ़ी है, मजबूत हुई है, और उनका जो कर्ज है वो भी कंट्रोल में रहा है। तो मतलब फंडामेंटली कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल है। तो सवाल फिर वही, अगर फंडामेंटल्स ठीक हैं तो प्रॉफिट्स कम क्यों हुए? इस क्यों का जवाब जानने के लिए अब हम थोड़ा जूम इन करेंगे और पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस को देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं EBITDA को। ये कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। तो FY24 में ये था 12,280 करोड़, जो FY25 में घटकर हो गया 11,764 करोड़, मतलब लगभग 4% की गिरावट। तो ये जो गिरावट है, ये जो प्रेशर है, ये आ कहाँ से रहा है? इसका जवाब एक शब्द में है, मार्जिन कंप्रेशन। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में, जब आपकी बिक्री तो ठीक ठाक हो रही है, लेकिन उस सामान को बनाने का खर्चा बढ़ जाए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ जाता है। मतलब दिक्कत सेल्स वॉल्यूम में नहीं है, बल्कि हर एक चीज पर होने वाले मुनाफे में है। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये प्रेशर आखिर आ कहाँ से रहा है? कौन सी चीज है जो प्रॉफिट को खा रही है? इसका जवाब मजे की बात यह है कि कंपनी के बाहर नहीं, बल्कि अंदर ही छिपा है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं स्टील मिल्स के अंदर, क्योंकि यहीं पर हमें मिलती है एक कहानी 2 तरह के प्लांट्स की, और यही कहानी उन बड़े बड़े कंसोलिडेटेड नंबर्स के पीछे का सच बताएगी। अब ये जो टेबल सामने है, इसमें सेल के हर एक प्लांट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, FY24 और FY25 का। मुझे पता है पहली नज़र में ये सिर्फ नंबर्स का एक जाल सा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए हमारी पूरी पड़ताल का जो निचोड़ है ना, वो इन्हीं नंबर्स में छिपा हुआ है। और वो राज ये है कि जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हम देख रहे थे, वो एक बहुत बड़ी सच्चाई को छिपा रहे हैं। सच्चाई ये है कि सेल के अंदर ही 2 अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ है विनर्स और दूसरी तरफ है वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं। एक उदाहरण देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट यानी BSP। इसका EBITDA देखिए, 4,882 करोड़ से बढ़कर सीधा 5,486 करोड़ पर पहुंच गया, मतलब 12% की जबरदस्त ग्रोथ। तो साफ है कि कंपनी के कुछ हिस्से तो कमाल का काम कर रहे हैं। और अब आती है असली कहानी। एक तरफ है वो प्लांट्स जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे ISP और DSP। इनके EBITDA में 13% और 8% का उछाल आया, बहुत बढ़िया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए, जो प्लांट्स फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे RSP और BSL, उनके EBITDA में भारी गिरावट आई है। यही है वो 2 अलग अलग दुनिया एक ही कंपनी के अंदर। तो सवाल उठता है कि इन फ्लैट प्रोडक्ट प्लांट्स पर इतना प्रेशर क्यों है? इसके कुछ बड़े कारण हैं। 1, रॉ मटेरियल और एनर्जी का खर्चा बढ़ गया है। 2, ये प्लांट्स अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं कर पा रहे। और 3, प्रोडक्ट मिक्स को लेकर भी कुछ चैलेंज हैं।
ठीक है, तो हमने काफी गहराई में जाकर चीजों को देखा। अब थोड़ा ऊपर उठते हैं, एक 30,000 फीट का व्यू लेते हैं और समझते हैं कि इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है। यहाँ से हमें 3 बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, बिजनेस की साइक्लिकलिटी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये प्रॉफिट में जबरदस्त स्विंग ला सकती है। दूसरी, जो हेडलाइन नंबर्स होते हैं जैसे टोटल सेल्स, उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वो गुमराह कर सकते हैं। और सबसे जरूरी तीसरी बात, असली कहानी हमेशा बिजनेस के टुकड़ों को, उसके अलग अलग हिस्सों को एनालाइज करने से ही मिलती है। और हमारा ये जो एनालिसिस है उसे ये एक लाइन पूरी तरह से समेट देती है, जो कहती है कि प्लांट्स के अंदर ये जो फर्क है वो अलग अलग लोकेशंस पर कॉस्ट को लेकर जो असमान कंपटीशन है उसे दिखाता है। मतलब हर प्लांट की अपनी अलग कॉस्ट इक्वेशन है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब स्टील का ये साइकिल फिर से ऊपर की तरफ घूमेगा तब कंपनी के अंदर चल रहे ये जो 2 अलग अलग ट्रेंड्स हैं, एक ऊपर जाने वाला और एक नीचे जाने वाला, इनमें से कौन सा ट्रेंड सेल के भविष्य की असली दिशा तय करेगा? ये एक बड़ा सवाल है।